तो यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने जो लेक्चर हम लोग ले रहे थे उसमें हमने ये पढ़ रखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे और इसमें हमने देखा था कि 98.5% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी में घुले हुए हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है पूरे बॉडी में एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके चली जाती है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और ये भिन्न भिन्न अंगों के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन की जिस अंग को जरूरत होती है उस अंग के पास ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1.5% लगभग ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के प्लाज्मा द्वारा भिन्न भिन्न अंगों में पहुँचती है। तो हम लोग का अगला टॉपिक था जहाँ पे हम लोग ने क्लोज कर दिया था लेक्चर, वो था CO2 ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो देखते हैं इसमें कुल 4 माध्यम होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है केवल हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे बॉडी में नहीं जा, मतलब पूरे बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुली होती है या कोशिका में होती है वो केवल हीमोग्लोबिन या रक्त के माध्यम से ट्रैवल करके, यानी कि परिवहन करके, ट्रांसपोर्ट हो करके फेफड़ों के माध्यम से, यानी कि अलवेलाई के माध्यम से वो बाहर नहीं निकल पाती है। बल्कि इसके कुल 4 तरीके हैं जिस तरीके से जो CO2 होती है वो शरीर से बाहर निकलती है। देखते हैं कैसे कैसे हैं। तो मैंने चारों को लगभग जो है आपका रंग दिया है। इसमें होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहला, ठीक है, फिर आता है प्लाज्मा में घुलकर, ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से, फिर आता है प्लाज्मा में घुलकर, तो ये प्लाज्मा के माध्यम से, फिर आता है आपका बाइकार्बोनेट के माध्यम से, ठीक है, और कार्बिनो एलॉय के माध्यम से या कंपाउंड के माध्यम से, यौगिकों के माध्यम से, ठीक ना, यौगिकों के माध्यम से, ठीक, कंपाउंड ज़्यादा बेटर वर्ड है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 10 से 20% जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कहाँ पर होती है? जो हमारे भिन्न भिन्न अंगों में, ठीक है ना, कोशिका के जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस अंग को ऑक्सीजन दिया गया, बट अब जब उस ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड में CO2 जो होता है फिर वो वेंस के माध्यम से आपके एल्वोलाई के पास आता है जो फेफड़ों में होती है, मैंने बताया था। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं किया तो कर लीजिए, बेसिक है वो। फिर इस फेफड़े के माध्यम से फिर वो नोस्ट्रल जो आपके छिद्र है, नाक नासा द्वारा है, उसके द्वारा निकल जाता है। तो 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड लगभग हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद जो प्लाज्मा है उसमें आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल के माध्यम से, H2CO3 के माध्यम से लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए CO2 जो है H2O के साथ जब करता है तो कार्बोनिक अम्ल क्रिएट होता है। तो प्लाज्मा में जो H2O है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगी और H2CO3 के माध्यम से जो है ये प्लाज्मा के माध्यम से ट्रैवल करेगी। फिर आता है बाइकार्बोनेट्स के माध्यम से। तो जो भी आपके सोडियम या पोटेशियम पड़े होते हैं रक्त में, जब उनसे क्रिया करती है तो NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना, बाइकार्बोनेट, उसके बाद आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से ये जो है 70% लगभग जो CO2 होती है, 70% ऑफ द CO2 जो है, ठीक है, ये ट्रेवल करती है। तो यानी कि मैक्सिमम आपका बाइकार्बोनेट के माध्यम से, और कार्बोमिनो जो यौगिक हैं उनके माध्यम से 10 से 20% इनके मध्य में कुछ टोटल जो है ट्रेवल करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो O2 होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो 98.5% जो है ऑक्सीजन आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी में, और 1.5% जो शेष बचती है 100 में से वो ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से होती है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है तरल पदार्थ उसके माध्यम से। परंतु वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो 4 माध्यम से हो रही है, एक हीमोग्लोबिन के माध्यम से, एक प्लाज्मा के माध्यम से, एक बाइकार्बोनेट के माध्यम से और कार्बोमिनो के माध्यम से, ठीक ना। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें सोडियम या पोटेशियम के अणु पड़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें उससे अभिक्रिया करके जो है लगभग
सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और 70% ऑफ द CO2 ट्रेवल करती है इस माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है अंतः श्वसन। अगला टॉपिक है अंतः श्वसन, ठीक है ना। अंतः श्वसन अगला टॉपिक है। इसको और क्या कहते हैं, इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ये पहले लेक्चर में बताया हूं मैं, ठीक है ना, कि आपका सेल के अंदर जो होता है इसमें श्वसन जो है उस सेल के अंदर होगा, यानी कि जीव द्रव्य में संपन्न होते हैं ये जो पूरी प्रक्रिया है इंटरनल रेस्पिरेशन की, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहा जाता है। ठीक, इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन क्रिया करता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है का विघटन। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होगा इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके HbO2 बनाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाएगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है ये किस में टूटेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा। ठीक ना, यानी कि इस प्रकार जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले O2 आया, ठीक है, आपके लंग्स के आसपास आया, ठीक, लंग्स में जो है ये जो ब्लड वेसल्स है इनमें एंट्री लिया और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आपके ब्लड वेसल में, जो आपका मतलब वही है आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है RBC की मौजूदगी में। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ और आपके पूरे बॉडी में ये ट्रेवल कर रहा है रक्त, फिर जिस अंग को ज़रूरत है उस अंग के पास पहुंचने पर, ठीक है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, फिर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है जिस ऊतक को, जिस टिश्यू को या जिस सेल को, उस हिसाब से उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये होता क्यों है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ऐसा होता है, टूट जाता है फिर से। फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, मतलब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ठीक है ना, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। अब ये दो टाइप का होता है, दो टाइप की रिएक्शन है इसमें। पहला क्या है, एनारोबिक है, यानी कि अनाक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक। ठीक है ना, एन अलग है, एरोबिक अलग है, और इसमें क्या है एरोबिक यानी कि ऑक्सी श्वसन। चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। कह रहा है कि इसमें विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट का सिंबल है, तो विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि जो भी श्वसन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, वो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। अगला क्या होता है कि इसमें जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, यानी कि जीव द्रव्यों में ये टूटेगा। ठीक है ना, जो भी जीव द्रव्य होते हैं उनमें ये टूटता है। ठीक है, ठीक, और इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, आपको पता चल गया होगा कि एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, जब ग्लूकोज आंशिक रूप से कोशिका द्रव्य में विघटित होगा तो इसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ठीक है, आंशिक रूप से कोशिका द्रव्य में विघटित होगा। ठीक, जबकि वहीं आपका जो ऑक्सी श्वसन है उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज होता है और CO2 और H2O फॉर्मेशन करता है। ठीक ना, ये क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा तो CO2 और H2O यानी कि जल का फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, ये टोटल 4 ATP प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 2 ATP जो है इस पूरे प्रोसेस को करने में खत्म हो जाते हैं। तो जो फ्रूटफुल ATP बचता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनाक्सी श्वसन में कितने ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो केवल 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि शेष यही बचते हैं। ठीक है ना, फिर आगे इसी में समझते हैं कि पायरुविक एसिड जो है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती है तो ये लैक्टिक एसिड में जो है C2H5OH, यानी कि एक तो एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
अब लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो CO2 निकलती है। होता क्या है कि यही प्रक्रिया जो है फंगस में होती है, ठीक है ना, फफूद में होती है, इसलिए उसमें से CO2 निकलता है। ये देखिए किस प्रकार से मैंने जो आपको बताया है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है 2-ट्राई-C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, और C3H6O3 यानी कि आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही शुगर फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शुगर फर्मेंटेशन। तो शुगर फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रिएक्शन यानी कि अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये मतलब हम लोग के या फिर जंतुओं के शरीर में, ठीक ना, मांसपेशियों में होती है, ठीक। अगला देखते हैं। तो इसमें ये कहाँ संपन्न होती है? ये दो जगह संपन्न होती है। पहला तो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक, यानी कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और ठीक है, और दूसरा ये कहाँ संपन्न होती है? द्वितीय चरण इसका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि इसका कहाँ संपन्न हो रहा था? केवल साइटोप्लाज्म में ही संपन्न हो रहा था, केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो रही थी, ठीक। और इसमें क्या होता है? इसमें टोटल एनर्जी जो है 38 ATP की निकलती है। तो यानी कि अगर आपसे आप डिफरेंस पूछेगा तो आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे कि अनाक्षी श्वसन में केवल 2 ATP ऊर्जा मिलती है, आक्षी श्वसन में 38 ATP मिलती है। अनाक्षी श्वसन में मैंने बताया कि ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में पहला फेज, और दूसरा फेज माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो H2O CO2 निकल रहा है, ऑक्सी में H2O CO2 निकल रहा है, ठीक है। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो कार्बनिक यौगिक निकल रहा है, यानी कि C2H5OH निकल रहा है, और लैक्टिक एसिड निकल रहा है C3H6O3, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य मुख्य में डिफरेंस है। अब आते हैं आपके कोशिकीय श्वसन पर। अगला टॉपिक है हम लोग का कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, ठीक ना। बेसिकली होता क्या है कोशिकीय श्वसन में, समझते हैं। कोशिकीय श्वसन में आपका क्या कह रहा है कि जो भी भोज्य पदार्थ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, जो भी भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक ना, उनका पाचन होगा और ग्लूकोज की प्राप्ति होगी। उनका क्या होगा? डाइजेशन होगा। उनका क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा, और किसकी प्राप्ति होगी? ग्लूकोज की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में पाचन हो रहा है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाचन हो रहा है। और ये जो है एंजाइम्स की सहायता से कोशिका में इसका ऑक्सीकरण या दहन जो भी कहिए वो होता है, ठीक ना, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? कोशिकीय श्वसन क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका आपका क्या होगा? डाइजेशन होगा, यानी कि पाचन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन कहलाता है, ठीक। ये 3 तरह से होता है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस में, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से हो सकता है, ठीक। दूसरा क्रेब्स साइकिल में होता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में या इलेक्ट्रॉन परिवहन के माध्यम से होता है। तो बस समझेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है ना। इसको खोजा था आपका इम्डेन, मेयरहाफ और पार्नस ने, ठीक है, इसलिए EMP पाथवे भी इसको कहते हैं, ठीक ना। और ये जानिए केवल प्रोकैरियोट में होता है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट मतलब छोटे जीव, ठीक है ना, जैसे मोनेरा समूह, ठीक, यानी कि जीवाणु में होगा। और होता कहाँ है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक ना। क्रेब्स चक्र काफी बड़ा चक्र है। इसमें NADH, ठीक है ना, FAD इत्यादि इत्यादि प्रोड्यूस होता है। इतना जानना नहीं है आपको, आप कोई मतलब BSc का पेपर नहीं देने जा रहे हैं तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। मैंने हालांकि कहा था कि क्रेब्स साइकिल पढ़ा दूंगा आपको, बट मुझे इस समय महसूस हुआ जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना पढ़ने का। FADH2, ठीक, दोनों चीज़ें अलग हैं, FAD और FADH2। इसको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, फेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक, लिखना होगा, लिख लीजिएगा। तीसरा जो इसमें प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल के माध्यम से जो है आपका ये सेल रिस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम आपसे ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्टेशन किस किस माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस में होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन से होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि भाई इसमें जो H+ आयन आपके मुक्त आयन है हाइड्रोजन के, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। होता कहाँ है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उसमें होता है, और इसमें F0 और F1 या F0 और F1 टाइप के जो सिंथेज कॉम्प्लेक्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं ATP को, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। और प्रेजेंस में आपका NAD, FAD और साइटोक्रोम जो होता है ये हाइड्रोजन ग्राही मतलब होते हैं और इसमें भाग लेते हैं, ठीक ना, ठीक। तो NAD, FAD और साइटोक्रोम भाग लेते हैं। मैंने NAD का फुल फॉर्म बताया आपको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, और इसका होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये 2 होता है। आते हैं अब देखते हैं श्वसन गुणांक क्या होता है। कहीं कहीं पूछता है कि श्वसन गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, या रेस्पिरेशन कोशेंट से दिखाते हैं, ठीक ना, श्वसन गुणांक या रेस्पिरेशन कोशेंट से दिखाते हैं। होता क्या है, जो निष्कासित CO2 की मात्रा होती है, जो हम लोग निष्कासित कर देते हैं, जो बाहर निकालते हैं CO2 की मात्रा, और जितना ग्रहण करते हैं O2 का आयतन, ठीक ना, उन दोनों का अनुपात है। यानी कि हमेशा आपको पता है कि O2 हम लोग अधिक ग्रहण करते हैं और CO2 कंपैरेटिवली कम निकालते हैं। मैंने बताया था कि अगर 20% ऑक्सीजन आप लोग ग्रहण करते हैं तो उसके कंपैरिजन में केवल 15% निकालते हैं, ठीक। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये एक जनरल केस था। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है कि निष्कासित CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई O2 का आयतन। तो इसको याद रख लीजिएगा क्या होता है, अगर कहीं आपसे ऑप्शन में पूछता है तो। अब होता क्या है कि RQ जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ठीक ना, और पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है, तो RQ की वैल्यू 1 होती है, यानी कि निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर होती है आपके जो ली गई ऑक्सीजन की मात्रा है उसके, ठीक। दूसरा कह रहा है कि RQ जो है वो 0.5 to 0.9 वेरी करता है अगर प्रोटीन या फैट का पाचन हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन या फैट का पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लगभग इक्वल होता है, लेकिन प्रोटीन या फैट के पाचन में क्या होता है कि निकाली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वो कम होगी और ली गई जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा अधिक होगी, इसलिए लेस देन 1 होगा, लेस देन यूनिटी, ठीक है ना। ऊपर का वैल्यू अधिक है तभी तो लेस देन यूनिटी हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है, ठीक। फिर तीसरा कह रहा है कि 1 से अधिक कब होगा, जब कार्बोनिक अम्ल का पाचन होगा। जब कार्बोनिक अम्ल का पाचन होता है तो RQ की वैल्यू यानी कि रेस्पिरेशन कोशेंट की वैल्यू 1.3 to 4 तक वेरी करती है, यानी कि ली गई जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा होगी और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होगी। जैसे ऊपर की वैल्यू जो है मान लीजिए 3 हो और नीचे की वैल्यू 1 हो तो ये 3 तक वेरी कर रहा है, यानी कि 1.3 to 4 तक वेरी कर रहा है, ठीक। RQ जो होगा यानी कि रेस्पिरेशन कोशेंट या श्वसन गुणांक जो होगा 0 होगा। कब होगा, जैसे कैक्टस होता है, गूदेदार रसेदार फौले इसमें पौधे जो होते हैं, इसमें कार्ब्स का यानी कार्बोहाइड्रेट का जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो CO2 जो है वो नहीं निकलती है, जबकि मैलिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक। तो ये जान जाइए कि जब शून्य ऊपर जो है 0 होगा, ऊपर 0 होगा क्योंकि CO2 निकल नहीं रही है, ठीक है, और नीचे कोई भी नंबर होगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है RQ इन्फाइनाइट कब होगा, जब अनऑक्सी श्वसन होगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हो, नीचे जो है ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि नीचे 0 है, ठीक है ना, नीचे 0 है, ये वैल्यू 0 है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो जब भी 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड है यानी कि इन्फाइनाइट है। अब RQ को मापा किस में जाता है, यानी कि श्वसन गुणांक मापा किस में जाता है, तो गैनांग श्वसन मापी जो है, गैनांग श्वसन मापी में RQ को नापा जाता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके श्वसन संबंधी होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस होता है, इसको श्वसन शोथ कहते हैं। होता क्या है कि जो सेरोम्यूकस है, ठीक है, सेरोम्यूकस ग्लैंड जो है वो आपका या सेरोम्यूकस ग्लैंड जो है या फिर गॉबलेट ग्लोबलेट, ठीक है ना, सेल जो है गोबलेट, ठीक है ना, गोबलेट जो है सेल, इसमें अति वृद्धि हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। कौन कौन, सेरोम्यूकस
ग्रंथि, ठीक, और गॉबलेट सेल्स में अतिवृद्धि हो जाती है। तो होता क्या है कि आपका जो ब्रोंकाडाइलेटर देना पड़ता है, यानी कि श्वास नली को थोड़ा फैलाने की स्थिति हो जाती है, ठीक ना। जो श्वास नली है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, श्वास नली को फैलाया जाता है तो ब्रोंकाडाइलेटर देते हैं, शायद इनहेलर का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक। फिर ब्रोंकियल अस्थमा होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपकी एलर्जिक एक तरह से डिजीज़ है, इसमें खांसी आती है, तीव्र श्वसन होता है, यानी कि आपका क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है कि ब्रांक्यूल श्वसनिका की भित्ति में पाए जाने वाली चिकनी पेशियों के अति संकुचन के द्वारा, ठीक ना, खांसी आएगी, तीव्र श्वसन होगा, ठीक। एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे ठीक हो सकता है, एंटी एलर्जिक लेंगे तो उससे भी ठीक हो सकता है। इसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका सांस जो लेंगे वो तो सामान्य गति से लेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो काफ़ी तेजी से छोड़ेंगे, ठीक ना। ये होता क्यों है कि अति संकुचन होता है, यानी कि सांस आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट सांस छोड़ेंगे तो तेजी से छोड़ेंगे। कभी आप अस्थमा के पेशेंट को अगर करीब से ऑब्जर्व किए होंगे तो उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक ना, शायद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा ये होती है, ठीक। देख लीजिएगा, मैंने जीवाणु वाले चैप्टर में पढ़ाया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा निमोनिया होती है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि आपका वाटर इन ब्रोंकाइटिस, यानी कि फेफड़ों में पानी चले जाने से, फेफड़ों में पानी चले जाने से ये डिजीज़ निमोनिया जो है होती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक। रोकथाम और उपचार इसका कैसे है कि भाई टीकाकरण होता है निमोनिया का बचपन में, या फिर ये संक्रामक रोग है तो प्रतिजैविक के द्वारा, यानी कि एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी ये ठीक किया जा सकता है। कभी कभी जो है ये जो आपका निमोनिया रोग है वो वायरस के कारण भी फैलता है। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत लोगों का केस आया कि उन्हें लंग में पानी भरने की शिकायत तो नहीं, बट वायरल मतलब जो भी कोविड-19 था उसके कारण जो है निमोनिया जैसी, निमोनिया लाइक बीमारी जो है उसको एसिम्प्टोमेटिक न्यूमोनिया नाम दिया गया, तो वो बहुत लोगों में हुई, ठीक। फिर आता है सिलिकोसिस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, साइटोसिलिकोसिस, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस पर ध्यान दीजिएगा। साइटोसिलिकोसिस या एस्बेस्टियोसिस, ठीक ना। साइटोसिलिकोसिस या एस्बेस्टियोसिस, तो पता चल रहा होगा कि सिलिका से संबंधित है और एस्बेस्टस से संबंधित है। जहाँ पर घिसाई हो रही है, पत्थर तोड़ने का काम हो रहा है, या ऐसी खदानों में काम कर रहे हैं जहाँ पर सिलिका या एस्बेस्टस की भरमार है, ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर काम करने वाले लोगों को, ठीक है, होता क्या है कि दीर्घकालिक, अगर 10 से 12 साल काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो उनको जो डिजीज़ होती है उनको सिलिकोसिस या एस्बेस्टियोसिस हो जाती है, ठीक ना। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है या हो जाती है, तो आपका साइटोसिलिकोसिस हो जाती है। सीमेंट फैक्ट्री में साइटोसिलिकोसिस हो जाएगी और एस्बेस्टस की खदानों में काम करने वालों को एस्बेस्टियोसिस हो जाएगी, ठीक। तो ये एक डिजीज़ थी। उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है फैलता है। ये कैसे फैल सकता है, स्पिट कर देंगे, थूक देंगे, तब किस करेंगे, चुंबन से इत्यादि से, टू क्लोज, अगर किसी से बहुत नज़दीक से बात कर रहे हैं लंबे समय तक तो हो सकता है। किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इसमें क्या होता है, फीवर होता है, बुखार आता है, स्वेट एट नाइट, रात में पसीने आएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके भूख नहीं लगेगी, आपको भोजन में कमी आ जाएगी, वेट लॉस, जब खाना नहीं खाएंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद डाइजेशन नहीं प्रॉपर होगा, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद इसमें क्या होता है, आइसोप्रोपेलिन सल्फेट और एड्रेनलिन दोनों मिला करके अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो टीबी में काम आता है। और लंबे समय तक जो है इसकी दवाइयाँ बिना छोड़े की जाती हैं, क्योंकि टीबी जो है, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इसकी दवा को छोड़ा नहीं जाता है। जब भी आप इसका कोर्स स्टार्ट करते हैं तो ये लंबे समय तक कंटिन्यूअस कोर्स इसका चलता रहता है, जितने दिन का डॉक्टर ने टाइम पीरियड दिया है। तो टीबी एक खतरनाक डिजीज़ है, तो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, हड्डी में हो सकती है, वोम में हो सकती है, मतलब महिलाओं के गर्भ में हो सकती है, उसके बाद फिर चेस्ट में तो होती ही होती है। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर टीबी हो सकती है। इसके अलावा आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका है जुकाम है, जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर इन्फ्लुएंजा है, ठीक, जिसको फ्लू कहते हैं। उसके साथ साथ कोविड वायरस है, कोविड वायरस भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कोविड बना कैसे, बस इतना जान जाते हैं, बाकी आप लोग जान रहे हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ। कोविड क्या है, को मतलब होता है कोरोना, ठीक है ना, यानी कि कोरोना एक समूह है वायरस का, ठीक। VI जो है वो छठवां 6 दिखाता है, 6 दिखाता है, और D मतलब होता है डिजीज, ठीक।
और 19 मतलब 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो कोरोना वायरस का जो छठवां वायरस है, ठीक ना, छठे तरह का जो इसका प्रकार है, वो उससे जो होने वाली डिजीज़ है उसी को कोविड डिजीज़ कहते हैं, और 2019 में स्टार्ट हुआ है, इसलिए कोविड ड वो 19, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इस प्रकार है। तो आपको पता ही है इसमें क्या होता है कि भाई कोविड-19 जो है सांस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, हाथ के थ्रू चला जाता है शरीर में। इसके कई सारे वेरिएंट आ चुके हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट ने अभी कोहराम मचाया था, अब ओमिक्रॉन ने थोड़ा बहुत कोहराम मचाया है। तो ये फैलता कैसे है, तो आपको पता चल चुका कि भाई आपस में बातचीत करेंगे उससे, या फिर मतलब बाय द मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, और फेफड़े में जा कर के एक मतलब लंग्स में जा कर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो उससे जो है सांस लेने में परेशानी होती है, SpO2 जिसको बोलते हैं वो घट जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति आती है। अगर SpO2 ज़्यादा घट जाता है तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सिलेंडर विलेंडर इत्यादि जो है चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो ठीक है, आज के लिए आज मैंने ये ख़त्म कर दिया। इस पर क्वेश्चन बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर और कर लूँ, तब दोनों का मिला करके क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल दिया है, और एडजस्ट कर लीजिएगा उन चीज़ों को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।